आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने आदिकाल के सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के विषय में पढ़ा था। आज हम रासो साहित्य पढ़ेंगे। आदिकाल में क्या होता था कि जो कवि होते थे वो राजाओं के आश्रय में रहते थे और जब राजा युद्ध वगैरह लड़के आते थे तो वो उनकी शौर्य, पराक्रम और प्रताप से भरी हुई रचनाएं लिखा करते थे, दरबार में सुनाया करते थे और उन्हें इनाम में कभी कोई गांव मिल जाता था, कभी सोने चांदी की चीज़ें मिल जाती थी, तो वो उसी से अपना जीवन चलाया करते थे। तो उनकी ये जो रचनाएं थी वो पुस्तकालयों में सुरक्षित रखी जाती थी और कभी कभी कवि क्या करते थे, वो जीविकोपार्जन के लिए अपने उत्तराधिकारियों के पास भी ये छोड़कर जाते थे रचनाएं। तो इस प्रकार की वीरता भरी हुई रचनाओं के आधार पर ही शुक्ल जी ने इस काल को वीरगाथा काल कहा था। अब ये जो रासो शब्द है, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के शब्दों से मानी है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग शब्दों से मानी है। जैसे रसायन, इस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी शुक्ल जी ने। रासक शब्द से मानी हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। राजसूय शब्द से मानी गारसा दत्तासी ने। राजयश शब्द से मानी हर प्रसाद शास्त्री ने। रास शब्द से मानी नंद दुलारे वाजपेयी ने और रसिक शब्द से मानी नरोत्तम स्वामी ने। ये इस तरह के शब्दों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कोई भी एक वर्ड दे सकते हैं वो कि जैसे राजसूय वर्ड से रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस इतिहासकार ने मानी। तो अगर आपने याद किया होगा तब आपको पता होगा कि गारसा दत्तासी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ रचनाएं लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए इस काल में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे इस श्रृंखला में जो सबसे पहला आता है वो आता है खुमान रासो। खुमान रासो प्रथम रासो काव्य है। ठीक है, इसके रचयिता है दलपत विजय, 1190 में उन्होंने लिखा। इसकी भाषा है राजस्थानी, लेकिन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है। इसमें चित्तौड़ नरेश रावल खुमान के युद्धों का वर्णन है और महाराणा प्रताप का भी इसमें एक प्रसंग मिलता है। ठीक है, सेकंड जो ग्रंथ लिखा है वो बीसल देव रासो लिखा गया, वो नरपति नाल्हा ने लिखा, जो कि बीसल देव का एक राजकवि था। ठीक है, 1212 ईस्वी में। ये 100 पृष्ठों का एक छोटा सा काव्य है। इसमें 216 छंद हैं और इसकी भाषा है राजस्थानी। ये चरित्र काव्य है। ठीक है, भोज परमार की पुत्री और अजमेर के चौहान राजा, इनकी कहानी है, इनके विवाह की, वियोग की, पुनर्मिलन की कथा इसमें बीसल देव में रासों में है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है जो बीसल देव था उसका असली नाम था विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार आया था कि बीसल देव का असली नाम क्या था, तो विग्रहराज चतुर्थ। परमाल रासो ये जगनिक ने लिखी हुई है। लोक काव्य है। आल्हा और उदल नाम के 2 राजकुमार हैं, उनकी वीर चरित्र का वर्णन है इसमें। भाषा है इसकी पिंगल और ब्रज। ठीक है, इसे पृथ्वीराज चौहान का एक अंग माना जाता है और परमाल रासो को आल्हा खंड नाम भी दिया गया। वो आल्हा खंड नाम दिया श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, ये मौखिक परंपरा में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ था कि जो आल्हा था वो लोकगीत की एक शैली बन गया था उत्तर भारत में। ठीक है, जो आल्हा होता है वो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक गीत होता है। ठीक है, उसी की तर्ज पर ये लिखा गया। फिर नेक्स्ट इसमें आता है विजयपाल रासो। वो नल्ल सिंह का है। इसमें विजयपाल का पंग राजा से युद्ध का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा है पिंगल और ब्रज। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब जो मेन है इसमें वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्र वरदाई जी ने ये लिखा था। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ये मित्र थे, राजकवि थे, उनके सेनापति भी थे। गारसा दत्तासी ने इनके विषय में ये कहा है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई, इनका जन्म जो था वो एक ही दिन हुआ था, इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का जो अंतिम भाग था वो चंद्रवरदाई पूरा नहीं कर सके थे, तो उसे पूरा उनके पुत्र जल्हण ने किया था। उनके पुत्र का नाम था जल्हण।
उन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। इसमें 69 सर्ग हैं, सर्गों को अध्याय कहा गया है। छंद है 68 प्रकार के, 38 छंद तो राम अवतार कथा के हैं। ठीक है, ये एक विकासशील महाकाव्य है और प्रबंध काव्य है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है इसे, पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, अब जो इसे सर्वप्रथम विवादास्पद घोषित किया था वो डॉक्टर वुलर ने किया था 1857 में। ठीक है, डॉक्टर वुलर को कवि जयानक द्वारा, कोई कवि जयानक रहे होंगे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज विजय मिला था। तो इसी के आधार पर उन्होंने पृथ्वीराज रासो को मनगढ़ंत बता दिया था और उसे रियल बताया था। अब इसके बारे में 3 प्रकार के विचार प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकार इसे अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ प्रमाणिक और कुछ अर्ध प्रमाणिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रमाणिक मानने वालों में है डॉक्टर वुलर, गौरीशंकर, हरिश्चंद्र ओझा, रामकुमार वर्मा और मुरारीदास। और जो इसे प्रमाणिक मानते हैं वो हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में है शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुनीति कुमार चैटर्जी, मुनि जिनविजय, अगरचंद नहाटा, डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी। ठीक है, ये मानने वाले हैं। इसके 3 प्रकार के विचार हैं। इसका प्रधान रस है वीर, जिसकी भाषा है डिंगल और राजस्थानी। सहायक रस है श्रृंगार, जिसकी भाषा है पिंगल और ब्रज भाषा। ठीक है, रासों की जो मूल भाषा है वो अपभ्रंश बताई मुनि जिनविजय ने। शॉप ऑफ द जर्नल मर्चेंट, ये पृथ्वीराज रासो के विषय में एक लाइन है। कयमासवध पृथ्वीराज रासो में एक घटना है, जो कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कयमासवध किस एक महाकाव्य की घटना है, तो वो पृथ्वीराज रासो की है। रासो को ऐतिहासिक ग्रंथ कर्नल टॉड ने माना और कर्नल टॉड ने पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनऐतिहासिक इसको माना गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। एकमात्र मुक्तक काव्य है, ये कहा नरोत्तम दास स्वामी ने। मतलब इसके विषय में ना ये स्टेटमेंट दी है इन सब इतिहासकारों ने कि रासो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। कर्नल टॉड ने रासो एक अनऐतिहासिक ग्रंथ है, ये कहा गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। रासो एकमात्र मुक्तक काव्य है, ये कहा नरोत्तम दास स्वामी ने। ठीक है, रासो मूलतः शुक शुकी संवाद में लिखा गया है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। रासो में आनंद संवत की कल्पना की मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। ठीक है, रासो को महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा बच्चन सिंह ने। रासो को महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा बच्चन सिंह ने। रासो परंपरा का अंतिम ग्रंथ, इस रासो परंपरा में जो अंतिम ग्रंथ आता है वो हमीर रासो का है, जो शार गंधर ने लिखा, ऐसा शुक्ल जी ने माना। इस परंपरा का अंतिम ग्रंथ हमीर रासो माना जाता है, रासो परंपरा का शार गंधर ने लिखा, ऐसा शुक्ल जी ने माना। ठीक है, तो ये थी हमारी रासो साहित्य पर मेरी जानकारी। आपको कैसी लगी हो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। धन्यवाद।